तो यदि हमारे शरीर के होने के बनने की क्रिया को हम समझते हैं ना, तो हमको पता लगता है कि भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप में जो भौतिक और रासायनिक क्रिया है ना, जैसे परमाणु मिलके अणु बनते हैं, अणु आपस में मिलके रसायन बनते हैं ना। जैसे पानी क्या है? अणु है ना, H2O। फिर उससे अम्ल और क्षार बनते हैं। अम्ल और क्षार के योगफल में ही प्राण कोशिकाएं बनती हैं, सेल जिसको बनती है। सेल और भौतिक रासायनिक क्रिया में एक अंतर है। भौतिक रासायनिक क्रिया में श्वसन प्रश्वसन का क्रिया नहीं होता है ना, सांस लेने का क्रिया नहीं। तो प्राण कोशिकाओं में श्वसन प्रश्वसन का क्रिया होता है ना, इसलिए हम ये कहते हैं कि रासायनिक क्रिया से भिन्न है। तो भौतिक से रासायन बनाया है ना, फिजिक्स से केमिस्ट्री बनी, केमिस्ट्री से बायोलॉजी बनी है ना। बायोलॉजी यानी सेल्स का साइंस, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ सेल है ना। और बायोलॉजी से जूलॉजी बनी है ना, साइंस ऑफ एनिमल। फिर जूलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी बनी है ना। एंथ्रोपोलॉजी यानी साइंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। उसी से सोशल एंथ्रोपोलॉजी आई है ना। तो इससे पता लगता है कि कुछ कुछ विकास में बदलता जाता है। तो प्राण कोशिकाओं में श्वसन का क्रिया अतिरिक्त हो गया। भौतिक क्रिया बना हुआ है, रासायनिक क्रिया बना है, लेकिन अब सांस लेने का क्रिया शुरू हो गया है ना, उसको हम सेल कह रहे हैं। ठीक है, उस सेल से वनस्पति संसार बना। पूरे वनस्पति संसार जो है सेल से बना है, इसलिए वनस्पति संसार में श्वास का क्रिया चलता रहता है। पत्तियां भी सांस लेती हैं ना, तो सेल से बनी हुई हर रचना सांस लेती है। हमारे शरीर की भी सेल जो है उसमें श्वसन का क्रिया चलता है, और इसीलिए यदि उसमें डस्ट जम जाती है तो हमको अनईजी लगता है ना, तो इसलिए हम उसको साफ करते रहते हैं। फिर जब हम जीवों को देखते हैं तो जीवन में सांस लेने की क्रिया के साथ साथ जीने की आशा भी आ गई। अब वो जिंदा रहना चाहते हैं, और जिंदा रहने के लिए वो प्रयास करते हैं। यदि किसी जीव को हम छेड़ते हैं तो वो बचने का प्रयास करता। पेड़ नहीं करते हैं ना, पेड़ पौधे नहीं करते। पेड़ को आरी से काटो, वो बचने के लिए कुछ नहीं करता। पर चींटी को भी आप छेड़ो, भागती है तेजी से, है ना। बड़े से बड़े जानवर को छेड़ेंगे, वो बचने की कोशिश करता, अपने बचाव में ही आक्रमण करता है ना। अटैक इसलिए करता है कि कोई उसको मार ना दे। कई जीव अलग अलग तरीके से अटैक करते हैं। जैसे कुछ दुर्गंध छोड़ के अटैक करते हैं, उनकी गंध से भाग जाएगा जो मारने वाला। अब जीवों में और आदमी में क्या अंतर हुआ? आदमी में क्या हुआ है? आदमी में जीने की आशा से आदमी तृप्त नहीं हुआ। जैसे किसी को कहो हम दाल रोटी खाना पीना कपड़ा लत्ता देंगे, तुम पड़े रहो, है ना, इतने में तृप्त नहीं होता। कुत्ता हो जाता था। कुत्ते को आप दे दीजिए, वो पड़ा रहता है। जब भूख लगती है रोटी दे दीजिए, मरते दम तक पड़ा रहे। आदमी ऐसा हो सकता है क्या? आदमी को इससे तृप्ति नहीं होती। आदमी में सुख का आशा है, आदमी सुखी होना चाहता है। तो एक होता है जिंदा रहना, जिंदा रहना मतलब शरीर को जिंदा रखना, और एक होता है जीना। तो जीना और जिंदा रहना एक ही है, अलग अलग है। जैसे आप किसी के साथ कहते हैं हम इसके साथ नहीं जी पा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? और एक है हम जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। जिंदा नहीं रह पा रहे हैं यानी हमारा शरीर बीमार हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है, हमको डर लगता है कोई मार देगा, हत्या कर देगा, आदि आदि।
उसको कहते हैं जिंदा रहना। दूसरा है जीना। जीना होता है संबंधों में। जैसे हम कहते हैं हम अपनी माता पिता के साथ नहीं जी पा रहे, भाई बहनों के साथ नहीं जी पा रहे, मित्रों के साथ नहीं जी पा रहे, पड़ोसी के साथ नहीं जी पा रहे, है ना, पति पत्नी आपस में नहीं जी पा रहे। तो जिसको हम जीना कहते हैं वो एक अलग चीज़ है ना। जिंदा रहना मात्र नहीं है, शरीर को जिंदा रखना जो है मात्र नहीं है। तो शरीर जिंदा कैसे रहता है? तो शरीर के पोषण संरक्षण से जिंदा रहता है। तो पूरी मानव जाति में जो उत्पादन का क्रियाकलाप है, उत्पादन का जो क्रियाकलाप है, वो शरीर को जिंदा रखने का कार्यक्रम है। ठीक है। आप जो है जिंदा रहने के लिए जी रहे हैं या जिंदा जीने के लिए जी रहे हैं? सवाल ये है जीने के लिए। जीने का मतलब क्या है? जीने है खुशी से जीना। खुशी से जीने का मतलब मैंने सर अपने कंफर्टेबल। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से, है ना। एक होता है शरीर को जिंदा रखना, ठीक है। एक होता है जीना। दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग हैं? अलग अलग। हाँ। तो अभी इतनी उम्र तक जो है आप जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं या जिंदा रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं? जीने के लिए। जीने के। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बस समझ में आ गया। तो मैंने ये कहा कि शरीर को जिंदा रखने के लिए आहार चाहिए। आहार जो है वो खेतों में आता है, उत्पादन करते हैं, उससे आता है। आहार, फल, सब्जी, दूध आदि ये सब खेतों में से उत्पादन विधि से आता है। तो जो उत्पादन का कार्यक्रम है वो शरीर को जिंदा रखने का कार्यक्रम है, जीने का कार्यक्रम नहीं है ना। जिंदा रखने का कार्यक्रम। जीने का कार्यक्रम क्या है? जीने का कार्यक्रम है संबंधों में जीना होता है। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि हम इसके साथ ठीक से नहीं जी पा रहे, दूसरे के साथ, है ना। दूसरे के साथ अच्छा जीना कैसे होता है? यदि हम न्याय के साथ जीते, उसके साथ विश्वास के साथ जीते, प्रेम के साथ जीते, स्नेह के साथ जीते हैं, तो हम अच्छे से जी पाते हैं। यदि आपस में नफरत होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है, या एक दूसरे के लाइफ में इंटरफियरेंस होता है, हस्तक्षेप होता है ना, तो हमको दिक्कत होती, परेशानी होती, फिर हम कहते हैं हम जी नहीं पा रहे। ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है। तो जो जीने में ही सुख होता है, जिंदा रहने में सुख नहीं होता। बहुत सारे लोग जिंदा बने रहते हैं, सुखी थोड़ी होते हैं, बने रहते हैं, शरीर जिंदा बना रहता है। जैसे जब तक कोई मरता नहीं है तब तक शरीर जिंदा बना रहता है। तो जन्म से मृत्यु तक शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन तब तक वो जी रहा है ऐसा नहीं होता है। तो जीना तभी होता है जब रिलेशनशिप में प्रेम होता है, स्नेह होता है, विश्वास होता है। यदि कोई विश्वासघात करता है तो हम कहते हैं इसके साथ जी नहीं सकते, ये आदमी ठीक नहीं है ना। और फिर जबरदस्ती जीना पड़े उसके साथ तो घुटन महसूस होती, फ्रस्ट्रेशन आता है, तनाव आता है, गुस्सा भी आता है, विरोध भी बनता है, और कई बार लोग इस विरोध में हिंसा भी कर देते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। जब नहीं जी पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं या मार डालते हैं, सामने वाला जो जीने नहीं दे रहा है उसको मार डालते हैं। ये सब घटनाएं होती रहती हैं। तो इसलिए जीने को समझना जरूरी है, क्योंकि
जीने में ही सुख है, ये समझ में आता है। और जीने को मतलब हम ठीक से जी सकें, इसके लिए समझदारी जरूरी है। समझदारी कैसे आती? समझदारी कैसे आती? समझदारी का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बता सकते हैं? जिसके पास भी माइक है वो बता सकता है, तो बताइए समझदारी क्या होती है? मेरे हिसाब से तो समझदारी उम्र से आती है। उम्र से आती है सर। उम्र से? यस सर, कि धीरे धीरे हम अपने बड़ों छोटों को अपने संस्कार के प्रति एवं अपने जो बड़े हैं वो हमको बताते हैं, तो हमको धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप जब हम चढ़ते जाते हैं अपने समय के ऊपर, अपने मतलब युवावस्था तक, तो हमें धीरे धीरे समझदारी होती है। वो सहमत नहीं, आप सहमत हो? हालात हमें समझदार बनाते। हालात समझदार बने, उम्र से नहीं है ना। उम्र से नहीं है। कई तो बूढ़े लोग भी ना समझ होते, उम्र से नहीं है। हालात से मतलब हालात से है, परिस्थिति मतलब खराब सर जैसे हमारे जीवन में आती है। जैसे आप बीमार होते हैं तो स्वास्थ्य समझ में आ जाता है, तो फिर हालात, जैसे मान लो आपका हेल्थ खराब हो गया तो आपको हेल्थ समझ में आ गया है, या आपको मार पड़ी तो समझ में आ जाता है? तो समझते कैसे? समझने की क्रिया कैसे होती? समझने का मतलब क्या है? पढ़ने से आता है? कई लोग बहुत पढ़े लिखे रहते हैं लेकिन समझदार होते हैं। याद करने से आता है, जैसे मान लो गीता याद कर ली तो गीता समझ में आ जाती, तो रटने से नहीं आता, याद करने से समझदारी नहीं आती, पढ़ने से समझदारी नहीं आती, उम्र बढ़ने से भी समझदारी नहीं आती, हालात से भी नहीं आती। हालात से कैसे समझदारी आएगी? समझदारी कैसे आती? कुछ बताइए, सोच के बताइए किसी को। अच्छा, मैं आप सबसे पूछूं, आप लोग समझदार हैं कि ना समझें? क्या होता है? अब ये तो ना समझ कहने लगे लोग। समझदार हैं ना समझ? अच्छा, जो समझदार हैं हाथ ऊपर करें। एक भी नहीं ऊपर, एक भी नहीं। अच्छा, मैं कहूँ जो ना समझ है वो हाथ ऊपर करें, तब भी नहीं उठ रहा है। बड़ा झंझट है। हम अपने में तय ही नहीं कर पा रहे हम समझदार हैं कि ना समझ। यदि हम समझदार होते हैं तब हमारे अंदर विश्वास होता है, तब हम हाथ उठा पाते हैं, है ना? हम ना समझ हैं, इस पे हाथ क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि हमको ये स्वीकार नहीं होता कि हम ना समझ। किसी को स्वीकार होता है वो ना समझ है? अच्छा, यदि हमको अपना समझदार होना स्वीकार नहीं होता या ना समझ होना स्वीकार नहीं होता, दूसरे का हो जाता है? दूसरे का, हमसे ज़्यादा समझदार कोई दूसरा ऐसा स्वीकार होता है? क्यों नहीं होता? हम मूर्ख हैं तो दूसरा भी मूर्ख है ये स्वीकार होता है कि दूसरा समझदार ऐसा स्वीकार होता है? बिल्कुल सरल सरल प्रश्न पूछ रहा हूं भाई, कोई कठिन प्रश्न तो नहीं है। तो समझदारी क्या चीज़ है ना? समझदारी क्या चीज़ है? तो जब हमको पर्पस पता होता है किसी चीज़ का, जैसे हम जूते खरीदने जाते हैं, जूता खरीदने जाते हैं या कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो आप कपड़े का पर्पस पता हो तब खरीदते हो, तब आप समझदार हो। कपड़े का पर्पस पता नहीं हो, खरीद ले आते हो, तो ना समझ हो। ठीक है, गलत तो नहीं है? गलत है कि सही है?
जैसे मान लीजिए कि हमने अपने पड़ोस वाले की कपड़ा शर्ट देख के हम बाज़ार में वैसी शर्ट खरीद के ले आए, ये समझदारी है ना समझी? ना समझिए। जैसे आपने किसी के जूते देखे और अपना जूता तय कर लिया कि हम ऐसा जूता ले आएंगे, ये समझदारी है ना समझिए? तो समझदारी क्या है? जूते का पर्पस पता हो, जूता किस लिए पहनते, चप्पल किस लिए पहनते, कपड़ा क्यों पहनते, खाना क्यों खाते, है ना, पढ़ते क्यों हैं, पर्पस पता हो। हम क्यों पढ़ रहे हैं अगर ये पता नहीं है तो हम समझदार हैं ना समझें? बैठ जाइए। यदि आपको ये पता नहीं है, जैसे आपसे पूछूं आप सोते क्यों हैं, तो क्या उत्तर आएगा? हैं? शरीर की ज़रूरत है, शरीर को आराम का ज़रूरत है इसलिए सो जाते हैं, ये समझदारी है ना। आवश्यकता है और आपको पता है कि आवश्यकता है। यदि किसी को आवश्यकता और पता नहीं है तो रात भर जगता है, तो हम कहते हैं ना समझ। तो समझदारी जो है वो लक्ष्य से तय होती, प्रयोजन से तय होती, पर्पस से होती। इसीलिए हम कोई भी अध्ययन करते हैं तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टडी, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव पता है तो स्टडी होती है, नहीं तो नहीं होती। तो वैसे ही मेरे होने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके होने का ऑब्जेक्टिव क्या है? बताइए, गूगल में देख के बताइए, एआई में, चैट जीपीटी में देख लीजिए, मेरे होने का पर्पस क्या है, मिल जाए तो बताइए। मानव के होने का प्रयोजन क्या है, मानव इस धरती पे क्यों है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव क्या पाना चाहता है। चलो मैं अपना नहीं बता सकता हूँ, मानव जाति का बता देता हूँ। तो मानव जाति का होने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसके जीने का पर्पस क्या है, क्या समझ में आता है? हैं? कुछ तो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलिए। सर, मानव के जीवन का 4 ही उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें चारों को आप समझते हैं? हाँ सर। बताइए क्या होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष? सर धर्म मतलब सर जो हम धार्मिक रहते हैं या जो अपना धर्म जो है वो हम करते हैं, और अर्थ मतलब सर हमारा क्या उद्देश्य है, मतलब क्यों है और हम क्या करना चाहते हैं, और काम मतलब जो हम काम कर रहे हैं किस फील्ड में है, या हम मतलब कर्म क्या है हमारे, जो अच्छे हैं या बुरे हैं वो। और मोक्ष तो सर आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद होता है, मतलब मृत्यु के बाद जो मोक्ष मिलता है। मतलब सर मेरे को इतने अच्छे से नहीं पता जितना आपको पता है, पर जितना भी है मैं जितना सुना है उतना बता। आपने कहीं पढ़ लिया उसको रिपीट कर दिया। हाँ सर। आपको समझा थोड़ी है। नहीं सर, तो ये भी और आपका मानने का संस्कार है, आदत है। जैसे वेदों में लिखा है आपने मान लिया, वैसे ही आपने ये भी मान लिया कि हमको ज़्यादा अच्छे से पता है, हमको आपसे ज़्यादा अच्छे से मान लिया आपने। नहीं सर, मान भी लिया। हाँ, मुझसे तो अच्छे से पता है सर। ये कैसे पता आपको कि आपसे ज़्यादा अच्छे से हमको पता है? ये सर मैं पढ़ा नहीं उस बारे में, मैंने सिर्फ सुना है कि मानव के जीवन का 4 ही उद्देश्य, और ना मैं उसको सुना है, अभी समझा नहीं। समझा नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसा सुना है ना? हाँ सर। पता नहीं है। पता नहीं है, इसलिए ये भी नहीं पता ये है भी कि नहीं। नहीं सर, ये तो कैसे बताइए, मोक्ष है कैसे आप बताएंगे है?
जहाँ तक मतलब मुझे दादा दादी ने बताया कि आपके कर्म तो दादा दादी ने आपको बताया, आपने याद करके उसको रिपीट कर दिया है, इसको हाँ, मतलब हाँ। समझ गए, ये तो नहीं होता नहीं सर। है ना। जैसे दादा दादी ने कहा कि देवी के मंदिर के सामने जाके सिर झुकाना, आप झुका रहे हो, हाँ। लेकिन ना आपको देवी पता है ना ये पता है सिर क्यों झुका रहा हूँ, दोनों पता नहीं। इतना ही पता है दादाजी ने कहा था, दादी ने कहा था तो कर रहा हूँ, है ना। लेकिन ना देवी पता है ना सिर क्यों झुका रहा हूँ ये पता है, ये भी नहीं पता है सिर झुकाने से क्या होता है, ये भी नहीं पता है कि सिर झुकाऊंगा तो देवी खुश होगी कि नाराज होगी, हाँ सर। कुछ पता नहीं है। इसको अंधानुकरण कहते हैं, अंधानुकरण, अंधविश्वास कहते हैं। यदि आप जानते नहीं हैं और मानते हैं, ये अंधविश्वास है ना। आप ये कह सकते हैं कि आपका उत्तर क्या हो सकता था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किताब में ऐसा पढ़ा है या मेरी दादी ऐसा बोलती थी, मुझे पता नहीं है ये क्या चीज़ होती है। ये ईमानदारी है, इसको कहते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है कि हमको पता नहीं है, हमने कहीं से पढ़ा है, सुना है, जो पढ़ा है वो भी समझ में नहीं आया है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी का लगाता है, आपका उत्तर क्या हो? कैसे पता आपको? पढ़ा है, समझा नहीं है। समझा है? किसी ने समझा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, आप इसको समझा सकते हैं? यदि आप समझे नहीं हैं तो आप समझा नहीं सकते। समझ को कैसे जांचते हैं? आप कोई चीज़ को समझे हैं तो समझा सकते हैं, यदि आप समझे नहीं हैं तो समझा नहीं सकते हैं। फिर मैंने कहा समझ क्या होती है, तो प्रयोजन को पहचानना, लक्ष्य को पहचानना, है ना, उसको कहते हैं समझदारी। जैसे मैं क्यों जी रहा हूँ मुझे पता हो, परिवार क्यों जी रहा है मुझे पता हो, समाज क्यों जी रहा है पता हो, राष्ट्र क्यों जी रहा है पता हो, संविधान क्यों बना है हमको पता हो, राजनीतिक व्यवस्था क्यों है ये पता हो हमको, तो हम समझदार हैं। हम कहेंगे राजनीतिक व्यवस्था को हम समझते हैं। समाज क्यों है हमको पता हो, संबंध क्यों है हमको पता हो। जैसे मैं आपसे कहूँ आप माँ को समझते हैं, आपका उत्तर क्या है? माँ को आप समझते हैं या नहीं समझते? माँ होती है तो पता है, माँ होती है नहीं होती? होती है। लेकिन माँ का मतलब क्या होता है? माँ होना क्या है? संतान को पैदा कर देना माँ होना है क्या? तो फिर माँ होना क्या चीज़? इसका मतलब संबंध को हमने पहचाना नहीं है, इसलिए हम जी नहीं पा रहे, संबंध में हम जी नहीं पा रहे, संबंध निर्वाह नहीं कर पा रहे। इसलिए हम ये नहीं कह पाते हम समझदार हैं, हम समझ गए, ऐसा हम नहीं कह पाते। आप में से कोई भी, जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, सबको पढ़ते हुए करीब 15 साल हो गया होगा लगभग, है ना, या 15 से 20 साल हो गया होगा। आपको कोई भी ऐसी चीज़ पता है जो जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं ये मुझे पता है? एक कोई भी चीज़? तो आप 15 साल से जो परिश्रम कर रहे हो उसका क्या निष्कर्ष निकला है, यदि आप कुछ नहीं बता पा रहे हैं? कोई एक चीज़ जिसमें आप कहेंगे मैं इसको पूरा समझता हूँ और आपको समझा सकता हूँ, और हम यहाँ खड़े होके सुनना चाहते हैं क्योंकि हम भी समझना चाहते हैं ना। तो कोई किसी के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम एक चीज़ बता पाएँ। अच्छा, पानी को समझते हैं आप? पानी,
पानी। माँ को तो ठीक है, माँ थोड़ा सा आप सब्जेक्टिव रियलिटी हो गई है ना। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में पानी समझ में आता है? आता है? बता सकते हैं? बताइए पानी क्या करता है अस्तित्व? इस पृथ्वी पे पानी की क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्या काम करता पानी? सर, पानी एक तरल पदार्थ है जो मतलब हमारी जीविका में बहुत उपयोगी है। जैसे रोजमर्रा में सबसे पहला तो वो हमारे लिए पृथ्वी का अमृत है, उसको पी के हम जिंदा रह सकते हैं। दूसरा, उसको खाने में उपयोग करते हैं, खाना बनाने में। और हमारी जो दैनिक जीवन है, जैसे कपड़े धोना, गाड़ी धोना, या कोई भी नया मतलब इनोवेटिव, जैसे हम फार्मास्यूटिकल्स में तो कोई नई दवाई बनाना, उसमें हम पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पृथ्वी पे जो रसायन बने वो पानी के बिना बने? पानी से ही बना? प्राण कोशिकाएं पानी के बिना होती? नहीं। कोई पेड़ पानी के बिना होता है? कोई मानव शरीर, जीव शरीर पानी के बिना होता है? मानव के शरीर में पानी कितना भूमिका अदा करता पता है? 70%। ये जो बरसात होती है, इसका क्या रोल है? पानी के, जमीन के अंदर पानी है, वो क्या करता है? यदि आप इसको पूरे पर्पस को समझते हैं पानी के, है ना, रसायन बनने से लेके प्राण कोशिका बनना, पेड़ पौधों का बनना, जीव शरीर का बनना, मानव शरीर का बनना, इस पूरी पृथ्वी के वातावरण का बनना, इसमें पानी की भूमिका है। तो आपको पानी का प्रयोजन समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप समझा सकते हैं पानी का मतलब। पानी H2O कहने से पानी समझ में नहीं आता, तरल पदार्थ कहने से पानी समझ। हम ये जो मुंह से बोलते हैं ना, यदि गले में पानी कम हो जाए तो आवाज़ नहीं निकलेगी। कान से जो सुनते हैं आप, अगर कान में पानी कम हो जाए तो कान सुनाई देना बंद हो जाता, बल्कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ जो तरल पदार्थ होता है वही संतुलन बनाने का काम करता है, जो पानी से ही बनता है। यदि ब्रेन में पानी कम हो जाए तो ब्रेन में ड्राइनेस आ जाती, तो मेमोरी लॉस हो जाती है ना। तो पानी आपकी मेमोरी को मेंटेन करने में भी काम कर रहा है। पेट में पानी कम हो जाए तो कब्ज हो जाता है ना। आँख में पानी कम हो जाए तो आप देख नहीं सकते हैं, आँख में ड्राइनेस आ जाती। तो आप जो देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जो गंध लेते हैं ना, यदि नाक में पानी की कमी हो जाए तो कोई गंध नहीं आती, बल्कि नाक क्रैक हो जाएगी, क्योंकि नाक की जो पतली स्किन है वो ड्राई होगी तो फट जाएगी, तो ब्लीडिंग होने लगेगी। तो पानी को आप समझिए, पानी का अध्ययन करेंगे तो आप पता लगेगा पानी क्या चीज़ है। जब प्रयोजन पता लगता है, उसकी भूमिका पता लगती है, तभी उसका महत्व भी पता लगता है। पानी का महत्व क्या है ये हमको पता लगता है। इसको हम लोग कहते हैं सह अस्तित्व में समझना, पानी को पूरे कोएग्जिस्टेंस में समझना, उसकी भूमिका को, पानी की भूमिका को सह अस्तित्व में समझना। इस प्रकार से अध्ययन करने से समझ आती है। पूरे अस्तित्व में अध्ययन करना, अस्तित्व में अपने होने का अध्ययन करना, है ना, अस्तित्व में मानवीयतापूर्ण आचरण का अध्ययन करना, जीवों के आचरण का अध्ययन करना, है ना, तब हम कहते हैं समझदार हुए। अस्तित्व को समझना, अस्तित्व क्या है, क्यों है, कैसा है ना। जीवन को समझना, जीवन क्या है, क्यों है, कैसा है। मानव क्या है, क्यों है, कैसा है। तब हम कह सकते हैं हम समझदार हो गए, हम समझा सकते हैं, है ना। तो बहुत है, आपने कोशिश की, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन कहीं पूरा सूत्र, पूरा साइकिल अभी जोड़ना बाकी है, यानी अभी समझ को पूरा करना है। समझ पूरी कब हो जाता है? जब उसकी यूनिवर्सैलिटी पता लग जाती है ना। जो
यूनिवर्सलिटी होती है, उसी को सिद्धांत कहते हैं ना। आप लोग सिद्धांतों को पढ़ते होंगे, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। तो यूनिवर्सल जो क्रिया होती है उसी को सिद्धांत के रूप में पहचान। सिद्धांत को जब हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तब हम समझदारी से जी पाते हैं। यदि हम सिद्धांतों को अप्लाई करते नहीं हैं तो हम समझदारी से जी नहीं सकते। फिर हम कैसा जीते हैं? तो अंधेरे में हाथ पांव मारते हैं। अंधेरे में हाथ पांव मारने का मतलब जैसे किसी आदमी को खेती नहीं आती है, उससे को खेती करो, वो क्या करेगा? कुछ करेगा, हाथ पैर मारेगा, उससे अपेक्षित रिजल्ट नहीं आएंगे, यानी वो सुखी नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, जो उसकी अपेक्षा है वो पूरी नहीं होगी। जैसे हमारे जीने का अपेक्षा पूरा नहीं होगा, हमको जीने में मज़ा ही नहीं आएगा, हमको ये भी पता नहीं लगेगा हम दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, हमको दुख का भी कारण पता नहीं, हम क्यों दुखी हो जाते हैं, कभी हमको क्यों अच्छा लगने लगता है, क्यों खराब लगने लगता है, हमको पता नहीं, क्योंकि हमारी समझदारी पूरी नहीं हुई, अध्ययन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं मानव का लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्थिति। मानव समस्या में जीना नहीं चाहता, समझदार होकर जीना चाहता है। मानव दरिद्रता में, गरीबी में जीना नहीं चाहता, समृद्धि में जीना चाहता। मानव भय में जीना नहीं चाहता, अभय में जीना चाहता, भय मुक्त होकर जीना चाहता। मानव अकेले नहीं जीना चाहता, साथ साथ जीना चाहता है ना। जीवन का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद है, हम सुख के साथ। मानव परंपरा का लक्ष्य जो है वो परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, जिसको अखंड समाज कहते हैं। अखंड समाज मानव का लक्ष्य, इसीलिए हम परिवार बनाते हैं, समाज बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाते हैं, क्योंकि अखंड समाज परंपरा का, मानव परंपरा का लक्ष्य है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लक्ष्य और प्रयोजन को हम पहचानते हैं और उसके अर्थ में अपने होने को देखते हैं, हमारा होना लक्ष्य के अर्थ में है कि नहीं, प्रयोजन के अर्थ में है। ठीक है, अभी मैं यहाँ रुकता हूँ थोड़ी देर, फिर ये वाला थोड़ा सा समझाना था, अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये चार्ट शेयर कर दूँगा, आप लोगों को शेयर हो जाएगा तो आप इसको। तो जैसे मैं बात यहाँ से शुरू की थी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ कि जैसे जीना सहअस्तित्व में है अंतर संबंध में, वैसे समस्याएं भी सहअस्तित्व में ही हैं। ये सारी समस्याएं जो हैं, यदि विचार व्यवहार कार्य में आवेश होता है तो जीने में अस्थिरता रहती है। अस्थिरता रहती है तो आपस में सशंकता, विश्वास रहता है। आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास रहता है तो आपस में भय और आतंक रहता है। यदि भय और आतंक रहता है तो राग की प्रवृत्ति आती है, संग्रह की प्रवृत्ति आती है। राग के लिए फिर दीनता, हीनता, क्रूरता आती है, क्योंकि हम जब संग्रह करते हैं तो दूसरे का हिस्सा ही लेते हैं ना। तो अपराध और शोषण पूर्वक ही जो है हम संग्रह करते हैं, जो हीनता, क्रूरता ही है। ये सब मिला के कहते हैं अमानवीयता है। अमानवीयता है। अमानवीयता के कारण से अभावग्रस्तता आती है। अभावग्रस्तता जो है इस रूप में रहती है: अत्याशा, आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, शोषण, आक्रमण, अपहरण। जब हम इनके साथ जीते हैं तो तनाव और दबाव बनता है। तनाव और दबाव को भुलाने के लिए विलासिता में जाते हैं। विलासिता का मतलब है भोग, अतिभोग की ओर जाना। विलासिता पूर्वक अतिभोग में जाते हैं। अतिभोग से स्वयं में पीड़ा बनती है, तो पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक प्रवृत्तियों में फंसते हैं ना, इसमें फंसते हैं। फिर इससे शोषण, अपराध, आतंक, युद्ध, इस तरीके से ये सारी चीज़ें अमानवीयता को जन्म देती हैं ना। तो इसको समझे बिना आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पे फिर कभी और विस्तार से बात करेंगे। यहाँ रुकें ना, ठीक।